बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, सुख़्न इल्म की एक नई नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं। तालीमी इदारे कौम की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। और इस रीढ़ की हड्डी को कैसे मज़बूत बनाना है वो हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम का मौजू भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और एक बेहतरीन स्कूल मैनेजमेंट के ज़रिए हम असातिज़ा की सलाहियतों को निखार सकते हैं, तुलबा का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं और एक शानदार तालीमी माहौल तश्कील दे सकते हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को यहाँ पर इनवाइट किया है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वक़ार अली रिज़वी साहब। आप पीएचडी हैं वर्टिब्रेट बायोलॉजी में। आपने बीएस ऑनर्स और एमएससी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आप एजुकेशन की फ़ील्ड में 40 साल का तजर्बा रखते हैं और इन 40 सालों में से 33 साल आपने तकरीबन 1 दर्जन इंस्टीट्यूट्स में प्रिंसिपल के तौर पर काम किया है। आपको एपीएस में 3 बार बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला और आप एक अप्रूव्ड मास्टर ट्रेनर हैं। अमेरिकन बिब्लियोग्राफिक सोसाइटी के मुताबिक आपका शुमार टॉप 500 मोस्ट लर्नड पीपल में होता है। आप 40 नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स के मुसन्निफ हैं। सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में थैंक यू जी। खुशामदीद कहते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए वक्त थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस फोरम पे मैं जो है मुझे आपने बात करने का मौका दिया और इंशाल्लाह जो भी आपके सवाल आते हैं उनके जवाब कोशिश करूँगा कि मैं सही तरह से मतलब तसल्ली बख्शूँ। इंशाल्लाह। तो सर, हम जैसे कि मैंने अभी आपके टॉपिक का तारुफ करवाया और जो टॉपिक है सुनने में तो शायद इतना मुख्तलिफ नहीं लग रहा हो, क्योंकि जो इसके टॉपिक के 4 लफ्ज़ हैं और चारों ही लफ्ज़ बड़े ही कॉमन हैं, बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। लेकिन हम चारों को जब जमा करते हैं तो ख़ास तौर पर जो हमारा फोकस आ जाता है वो बेस्ट पे आता है कि कोई भी स्कूल मैनेजमेंट प्रैक्टिस बेस्ट कैसे बनाई जा सकती है। देखिए बेसिकली आपको देख हमारा जो फोकस है वो स्टूडेंट हैं, टीचर्स के लिए भी मैनेजमेंट के लिए भी इसके इन्वायरमेंट जो भी है। तो ये स्टूडेंट जो है ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो स्कूल का है, एक स्टूडेंट का अपना है, तीसरा ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा जो है पेरेंट्स हैं। हाँ। ये ट्रायंगल अगर सही बराबर होता है तो सही किस्म की आपका एक बच्चा जो है वो ग्रूम करके निकलता है। मैंने जितने भी स्कूलों में आर्मी पब्लिक स्कूल्स के जहाँ काम किया है, एबटाबाद पब्लिक स्कूल एक बहुत ही नामी गिरामी इदारा है पाकिस्तान का, उसके प्रिंसिपल रहा हूँ 3 साल। मैं रीजनल डायरेक्टर रहा हूँ एपसेक्स का, जिसमें मेरे अंडर 7-8 स्कूल थे जिनकी मैं मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन कर रहा था। और उसके अलावा जो है वो मैं जो है क्या कहते हैं काफ़ी अरसे तक जो है वो रिसर्च से भी मुंसलिक रहा हूँ और तालीमी इदारों में मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों के सरबराह के तौर पे भी, जज के तौर पे भी मैंने काम किया है। जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें अब हम जब एक एक करके शुरू करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा है ये कि बच्चों का दाखिला जो है ना आपने किस तरह करना है। आपने बच्चों को जब दाखिल करते हैं बच्चों को राइट फ्रॉम दी प्री प्ले ग्रुप अप टू सेकेंड ईयर जो भी जहाँ जहाँ भी दाखिले होते हैं। अब जैसे अब्टाबाद पब्लिक स्कूल था मेरा, उसमें लड़के थे, उस रेजिडेंशियल स्कूल था, सिर्फ 7वीं से लेकर 12वीं तक के लड़के होते थे, सेकेंड ईयर तक। और उनको कोई की सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने वहाँ जाके ऐसा वजह किया था कि कोई उसमें किसी भी किस्म की सिफारिश किसी किस्म की, और मेरिट पे बच्चे आते थे। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे दाखिल किए हुए बच्चे वहाँ पर जो मेरे 3 साल के 2 बच्चे हैं वो सारे के सारे A+ हैं। पिछले साल का उनका जो FSC का रिजल्ट आया है उसमें सब बच्चे A+ हैं, कोई भी बच्चा A में नहीं आया। माशाल्लाह। तो आप ये देख लें कि वहाँ 6 GPA था पिछले साल। वो बच्चे जो मेरिट में दाखिल हुए थे वो सब के सब जो हैं अच्छे एक्सेल कर गए। अच्छा सर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जी आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं साथ 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 आपसे जी जी पूछती भी बिल्कुल। चली जाऊँ
कि आपने कहा कि मेरिट पे जो बच्चों का जो सबसे पहला आपने नुक्ता इस पे रेज़ किया है, वो है कि स्कूल में जो एडमिशन हो बच्चों का वो मेरिट पे होना जी चाहिए। जी। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या स्पेशली जो इदारे नए-नए बनते हैं, उनके लिए मेरिट सेट करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब क्योंकि उन्हें बच्चे पहले लेने हैं, फिर वो उनको पढ़ाएँगे, तभी वो कोई एक अपना नाम बना सकेंगे। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर उनको कैसे पढ़ाएँगे? या फिर कुछ लोगों को कुछ ऐसे चैलेंजेस का भी सामना होता है कि वो किसी देहात में है, तो वो एक मेरिट नहीं सेट कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्कूल खोला, मैंने उसका एक मेरिट बना लिया, तो जो बच्चा उस मेरिट पे नहीं आया, वो कहाँ जाएगा? अच्छा, उनके लिए ये है मेरा जवाब, ये आपके सवाल का वो ये कि अगर आप आपने दाखिल कर लिया और जो आपने कमज़ोर एक बच्चा दाखिल किया, आपकी मजबूरी थी, ठीक है, आपको किसी कोई भी मजबूरी की वजह से नया स्कूल खुला है या बच्चे हैं ही नहीं, देहाती स्कूल के बच्चे हैं, देहात में बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, उनको फिर आपने उसी तरह पढ़ाना है। जो कमज़ोर बच्चों को कमज़ोर तरीके से, यानी कि जो उनके तरीके हैं उनको ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा टाइम दें, और जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले उनको कम टाइम दें, वो खुद ही पढ़ते हैं, उनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होती है। हाँ, तो हमारा ये है कि टीचर्स जो है ना, वो हमारे टीचर्स की जो हैबिट्स हैं वो ये होते हैं कि वो जब बच्चा क्लास में आ जाते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं कुछ पढ़ाते वो, ठीक है, कहते हैं इनको इन्हें पढ़ना नहीं है। और जो पढ़ने वाले बच्चों तो खुद ही पढ़ रहे तो उनके ऊपर जोर ज़्यादा लगाते हैं। तो ये हाँ, बेस्ट प्रैक्टिस में एक प्रैक्टिस ये भी है कि टीचर्स को इस तरह ग्रूम किया जाए कि वो कमज़ोर बच्चों को, हमारे यहाँ आर्मी स्कूल्स में एक LRLs का सिस्टम है, लो रेडियस लर्नर्स का, उनका ग्रुप पहले दिन से जब नई क्लास शुरू होती है बना लिया जाता है, और उनको किसी और तरीके से टीचर्स ट्रीट करते हैं, उनको ज़्यादा टाइम देते हैं, उनको जो है वो ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे मैथ के सब ज़्यादा कराते हैं, उनको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, जैसे जो पढ़ने वाले बच्चे उनके मुकाबले में। लो लाइडल लर्नर्स का ग्रुप अलग होता है, उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उनकी जो है वो रिमीडियल क्लासेस होती हैं, और उनको एक्स्ट्रा टाइम दे के टीचर्स जो है वो उनको उनकी कमज़ोरियों को वो किया जा सकता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन वो इदारे जहाँ ऑलरेडी मेरिट प्रिवेल करते हैं, उनको भी अगर आप मेरिट पे ही रखेंगे तो वो बेहतर है, नहीं तो फिर वो ऐसा ऐसा क्या होता है, वो अपनी पस्तगी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और उनका मेयार गिरता जाता है। जब आप बगैर मेरिट के या मेरिट के अगेंस्ट जो है सिफारिश पे या किसी भी वजह से उसको उनको दाखिल कर लेते हैं, तो वो फिर उन मेयारी स्कूलों का भी हाँ जो है वो मेयार गिरता जाता है, उनके रिजल्ट्स ख़राब होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इदारे का नाम ऐसा ऐसा ख़त्म होता जाता है। बहुत सारे इदारे हैं जिनके नाम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बहुत अच्छे होते थे एक ज़माने में, अब जो है वो सिर्फ इसी तरह के उन्होंने सिफारशी बच्चे दाखिल किए। लेकिन आप अगर ये है कि जो अगर जो ऐसा है जहाँ मजबूरी है आपके बच्चों को पढ़ाना, तो वो फिर उनको आप अच्छी इस तरह से पढ़ाएं। दूसरा जो अहम नुकता है वो आपके टीचर्स की इंडक्शन है। हमें पता है कि हमारे मुल्क में टीचर्स की कमी है, अच्छे टीचर्स की कमी है। बाहर के मुल्कों में मैं एक दफ़ा एक इंटरव्यू दे रहा था या DHA के स्कूल्स के एकेडमिक डायरेक्टर एकेडमिक्स के लिए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी आप मुझे बताएं हमारे तालीमी निज़ाम में सबसे बड़ा क्या ख़राबी है, हम क्यों हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं जा रहा। मैंने कोई सिर्फ एक बात है, मैंने कहा आपके तालीमी निज़ाम में ये है कि जो बंदा BA करता है या MA करता है वो आके खड़ा हो जाता है पढ़ाने के लिए। देखें, एक अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा उस्ताद नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़ाना एक अलग टेक्निक है, ये साइंस है, ये एक समझे एक ऐसा वो है, इल्म को ट्रांसफ़र करना, आपकी नॉलेज। अब एक बंदा है जो MSc करके आया है, वो क्लास 4th के बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो उसको क्लास 4th के बच्चे तक जाना पड़ता है। वो क्या करते हैं, वो उसी तरह MSc के लेवल की चीज़ें बता रहे होते हैं उनको, उसका बस हमने बोर्ड पे ये करा दिया और बच्चा जाने। और जबकि बाहर के मुल्कों में आप टीचर इस तरह नहीं बन सकते, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तब आप टीचर बनते हैं। यहाँ पे तो हर आदमी जिसको कोई काम नहीं मिलता और टीचर बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ मेरे ज़हन में है कि आपने जैसे कहा ना कि बच्चों के लिए एक मेरिट होना चाहिए, तो क्या टीचर्स के लिए भी एक मेरिट होना जी चाहिए कि उस मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर्स को सेलेक्ट किया बिल्कुल जाए? जी, टीचर्स की सिलेक्शन जो देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने दिए हैं उसमें ये कहा है कि सबसे मजबूत सतून जो है ना किसी स्कूल का, वो टीचर है। अगर टीचर्स अच्छे होंगे तो बच्चे इमारत को भी नहीं देखते, ना एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, ना कोई बाग बगीचे देखते हैं, वो देखते हैं अगर टीचर अच्छा है तो टाट पर बैठ के पढ़ने को तैयार हो जाते हैं।
कि ये टीचर आप देख लें, जहाँ पर वो स्कूल जहाँ अच्छे टीचर्स हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जहाँ बुरा टीचर हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे। इसलिए कि टीचर की डेडिकेशन, टीचर्स की, देखिए नॉलेज होना एक अलग चीज़ है, नॉलेज को इम्पार्ट करना, नॉलेज को दूसरे छोटे बच्चों को देना या बच्चों तक पहुंचाना वो एक अलग चीज़ है। तो हमारे यहाँ ये होता है कि आपकी नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उसको इम्पार्ट नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे टीचर देखे बड़े काबिल हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ उन्होंने ली हुई है, लेकिन पढ़ाने में जब आते हैं तो उनको बिल्कुल बच्चों को समझ में नहीं आती क्या कर अच्छा, रहे हैं। यहाँ यहाँ पर ही मेरा एक सवाल है। जैसे हम बच्चा जब स्कूल में एडमिट करते हैं तो हम बच्चे पर मेहनत करते हैं, बाज़ औक़ात वो मेरिट में शायद बहुत बॉटम पर आ रहा है या बाज़ औक़ात हम मेरिट नहीं भी मीट कर पाता तो हम उसे चांस दे देते हैं, फिर हम उस पर मेहनत करते हैं और वही बच्चा बहुत अच्छा साबित होता है, बाज़ औक़ात पोजीशन भी ले लेता है। तो क्या हम अपने सिस्टम में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते टीचर्स के लिए, क्योंकि आपने कहा वो सतून होते हैं, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम कुछ ट्रेनिंग सेशंस ऐसे बनाएं कि वो एक आम टीचर जो मेहनती भी है, जो अच्छे मार्क्स भी लेके आया है और सिर्फ उसको पढ़ाने की स्ट्रैटेजीज नहीं आती, तो क्या आपको लगता है कि हमारे स्कूल्स में एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर जो एक टीचर आए उसे ट्रेन करे, बजाय ये कि हम टीचर को ब्लेम करें कि इसे पढ़ाना नहीं आता? तो ये क्या स्कूल्स का काम नहीं है कि वो उनको बिल्कुल सिखाए? बिल्कुल। देखिए ये इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल सिस्टम पे एक बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग का निज़ाम है, रोबोट सिस्टम है इनका। जैसे टीचर आता है उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जब 8 9 10 टीचर्स आ जाते हैं नए सेशन में, तो उसके बाद उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग की जाती है, उनको बताया और बवक्तन जैसे सैटरडेज को वहाँ छुट्टी है तो हफ्ते में 2 उनके महीने में 2 सैटरडेज जो है ऑन होते हैं, उन 2 सैटरडेज में ट्रेनिंग होती है टीचर्स की अलग अलग, हर सब्जेक्ट की वाइज भी होती है और आपके ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, ताकि उससे टीचर्स जो हैं उनको ट्रेंड होते हैं जो कमज़ोर। अब जैसे अगर सेक्शन हेड है या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है या प्रिंसिपल है, वो जाके उनकी क्लास ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो फिर जो उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं वो उनको बताते हैं और उनको कमज़ोरियों को दूर करने के लिए फिर उनके लिए उनकी उनकी ट्रेनिंग करते हैं। वो ट्रेनिंग की जाती है कि यहाँ पर आपको इस तरह करना है, कॉपी चेकिंग में आपने क्या गलतियाँ की हैं, आपने जो प्लानर्स बनाए उनमें क्या गलतियाँ की। आर्मी स्कूल सिस्टम की कामयाबी का राज ये है कि उनके यहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत अहम है और मुसलसल, ये नहीं कि वो सिर्फ छुट्टियों में ट्रेनिंग करते हैं, वो मुसलसल पूरा साल टीचर्स को मुख्तलिफ सफ़ेयर्स में ट्रेन करते रहते हैं। उसकी वजह से उनके टीचर्स जो हैं वो ग्रूम होते रहते हैं और रिजल्ट्स उनके देख लीजिए, सारे जितने जो पाकिस्तान के स्कूल हैं आर्मी स्कूल के रिजल्ट अभी आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट मार्च में, इसमें जुलाई में, आप देखिएगा उनके सब बच्चे टॉपर बच्चे होंगे, इसलिए कि सारे उनकी एक ही तरह की सिस्टम है। टीचर्स अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से होते हैं लेकिन वो एक वक्त में आकर सब एक जैसे हो जाते हैं, इसी वजह से कि वो उनकी ग्रूमिंग उसी तरह हो रही होती है। जो पिंडी में जो स्कूल है और खारिया में जो स्कूल है और जो क्या कहते हैं छोटे इलाकों में स्कूल है, छोटे और रिमोट एरियाज में भी एपीसीज हैं, उनकी भी ट्रेनिंग टीचर्स की उसी तरह हो रही होती है जिस तरह बड़े शहरों में हो रही है। तो एक जैसी यूनिफॉर्मिटी जो है उसमें हर चीज़ है। अब मैं जो दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि टीचर्स को जब अपने इंडक्ट करते हैं तो आप उन टीचर्स को, बेशक उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं उनके एजुकेशन में, अगर उनका डेमो अच्छा है और उनके क्या कहते हैं उनकी इंटरव्यूज बहुत अच्छे हैं तो उनको हमें इंडक्ट करना चाहिए। हम जाते हैं ग्रेड्स, यार ये तो सेकंड थर्ड डिवीजनर है, इसको क्या क्या पढ़ाएगा, इसको तो आता ही नहीं पढ़ाना। हमने बहुत सारे थर्ड डिवीजनर देखे हैं जो कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि उसको हम साइड पे रख देते हैं और वो उसमें होती है टैलेंट, ठीक है, किसी वजह से उसकी पढ़ाई में उसकी कमज़ोरी हो जाती है, लेकिन बाद में आके वो अपने आप को इतना बेहतर कर लेता है कि वो बेहतरीन टीचर साबित होता है। तो हमें जो है सिलेक्शन के वक्त मेरिट को क्राइटेरिया, जो भी हमने मेरिट फिक्स किया है, हमने टेस्ट का है, उसके बाद डेमो का है, उसके बाद इंटरव्यू का है, जो भी मेरिट हमने सेलेक्ट किया है उस मेरिट के मुताबिक हमें रखना चाहिए। टीचर्स को चेंज आए कि जी आप इसको रख लें, आप उसको रख लें, बस जी ठीक है, क्योंकि वो टीचर एक 40 बच्चों को एक वक्त में एक चीज़ को पढ़ा रहा होता है, उन 40 बच्चों के 40 जहन हैं, तो वो 40 जहनों को उसने देखने हैं कि 40 जहन जो है वो मैंने एक तरह से नहीं चल रहे होते। देखिए कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, उर्दू में बहुत कमज़ोर होते हैं। तो हर को हर तरह से अलग अलग डील करना चाहिए और टीचर्स की ग्रूमिंग हमें यही करनी चाहिए। ये टीचर्स की सिलेक्शन जो है वो बहुत अहम है। सही जी। नाजरीन, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी गुफ्तगू चल रही है, इसको मज़ीद हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी, तो हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम जो पहले बात चल रही थी उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। टीचर ट्रेनिंग पे बात हो रही थी और यहाँ पर बड़ा ही आपने एक बहुत ही मज़े का एक पॉइंट रेज़ किया कि टीचर्स टेस्ट होना चाहिए और आपने ज़िक्र किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप सजेस्ट करें डिफरेंट स्कूल्स को या टीचर्स को या मैनेजमेंट को कि एक टेस्ट में, टीचर टेस्ट में क्या-क्या आपको लगता है कि ज़रूर ये बातें होनी चाहिए? हम हाँ जी। देखिए, एक टीचर्स को जब आप कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक तो उसका सब्जेक्ट टेस्ट होना चाहिए। पहला जो है हुँ, इसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा उसका सब्जेक्ट नॉलेज उसकी कितनी है। दूसरा ये है कि वो टेस्ट इतने हाई लेवल का ना हो कि जी वो CCSS एग्ज़ाम जैसे होते हैं इस तरह नहीं हो, बल्कि वो टीचर्स की जो मुताबिक है, जिसको जिन क्लासों को उसने पढ़ाना है उसके मुताबिक टेस्ट हो, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट हो। अब मैथ का टीचर उसका जनरल टेस्ट हो, आप ये नहीं कि उसको मैकेनिकल फार्मूले और हुँ, इंजीनियरिंग के फार्मूले दे दें। सही, दूसरा एक हम टेस्ट रखते हैं हमेशा साइकेट्रिस्ट के साथ। ओके, एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसका टेस्ट लेता है कि क्या उसकी जो जहनी हालात हैं वो कैसे हैं। आते वो बच्चों को मारना तो नहीं शुरू कर देगा या कर देगी, हुँ। या बच्चों पे गुस्सा तो नहीं करेगी, वो सारा उसमें हम जज कर लेते हैं तो कि ठीक है ये टीचर। इंटरव्यू होता है ये टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट भी होता है रिटन, और उस साइकेट्रिस्ट से इंटरव्यू भी होता है, ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं। सही, तीसरा हिस्सा होता है आईटी का टेस्ट, क्योंकि आजकल आईटी का बहुत ज़रूरी है। हुँ, उसका भी हमने इसका हिस्सा रखा है कि आईटी की नॉलेज वो कितनी है। ठीक है, आया वो आईटी, वो प्रैक्टिकल भी होता है और रिटन टेस्ट भी होता है। और चौथा हिस्सा होता है उसका जनरल नॉलेज का, क्योंकि ये मैंने हमेशा रखा है कि जनरल नॉलेज का टेस्ट ज़रूर हो, क्योंकि उसको ये पता होना चाहिए कि क्या जनरल नॉलेज। अब बहुत सारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, उनको पता ही नहीं बलूचिस्तान के वज़ीर आज़म का क्या नाम है, उनको हुँ, पंजाब के गवर्नर का नाम नहीं पता। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जनरल नॉलेज में, मैंने जितने भी टीचर्स का टेस्ट लिया है हमेशा, जनरल नॉलेज में उनके सबसे कम नंबर होते हैं। अच्छा ये क्यों आईटी भी अच्छा ज़्यादा कर जाती है, आईटी भी अच्छा कर जाते हैं वो, हाँ, और अपना सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत उनकी अच्छा होता है। जनरल नॉलेज में सारे वो 10 नंबर का टेस्ट होता है और मल्टीपल चॉइस होता है, ये नहीं कि आपने कुछ लिखना है उसमें, उसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, MCQs, वो हुँ, मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। और उसमें ये होता है कि फिर वो जनरल नॉलेज को पता चलता है उससे, फिर हम जो इंटरव्यू के दौरान ये पूछते हैं कि आपको ये नहीं पता आपको, और फिर उसमें सवाल इस तरह के होते हैं कि आप एवरीडे क्वेश्चंस भी होते हैं कि जी हुँ, इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की क्या कीमत है, या हालिया जो क्राइसिस है किसी भी कहीं पे कुछ हो रहे हैं, या हालिया जो हालात हैं उनके बारे में उन्हें हालात हाजरा का भी पता नहीं होता। हुँ, तो ये जो टीचर को ये जनरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखें आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। हाँ, आजकल के बच्चे जो हैं वो ऐसा सवाल आपसे कर लेते हैं कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्लास 4th के क्लास 5th के बच्चे कि आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये ऐसा सवाल कर लेगा। तो टीचर को रेडी होना चाहिए इसके लिए भी कि जी मैं हुँ। इसका जवाब भी मुझे जानना चाहिए, ये नहीं क्योंकि अच्छा मैं कल देख के तुम्हें बताऊंगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम टीचर्स को ये कहते हैं कि अपनी तैयारी आप पहले करके आए। हुँ, आज जो कल आपने पढ़ाना है उसकी तैयारी हुँ। पहले करें अच्छा इ यहाँ मैं हमारे। जी थोड़ा-सा जी आपको जी। थोड़ा-सा रोकूँगी क्योंकि मुझे वो इस जनरल नॉलेज के टेस्ट के बारे में मज़ीद मैं जानना चाह रही थी कि इसमें आपने सवाल जो बताए हैं वो करंट अफ़ेयर से रिलेटेड है। जी तो क्या इसमें आईक्यू के क्वेश्चंस भी जो होते आईक्यू के हैं भी, वो भी वो भी जनरल वो नॉलेज में ही समाजी आएँगे? जनरल आईक्यू में भी, हम ठीक उस है, सब में आईक्यू प्लस जनरल नॉलेज होती है, ठीक है। वो दोनों हम करते हैं। लेकिन वहाँ पर मैं देखा कि लोग टीचर्स जो हैं वो MSc AP MPhil किया होता है उन्होंने, हाँ, लेकिन उसमें जो है ना बिल्कुल ही रह जाते हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, हमने वो एक म्यार रखा हुआ है कि इतने हद तक हो तो हम उसको हाँ। पास डिक्लेयर अच्छा करेंगे। यहाँ यहाँ मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ कि क्यों ज़रूरी है करंट अफेयर्स का जानना? फॉर एग्जांपल मैं एक साइंस की मैंने टीचर हूँ, जी मेरे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि पंजाब का गवर्नर कौन है? नहीं, देखिए उससे उससे ये पता चलता है कि आप कितना लिंक्ड हैं अपने इल्म से, सही, अपने नॉलेज को आपने कितना अपडेट किया हुआ है। हाँ, ठीक है ना, आपको नॉलेज को अपडेट करना बड़ा ज़रूरी है हुँ। अपना। लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नॉलेज तो नहीं ना? सब्जेक्ट नॉलेज, लेकिन आपको वेयर अबाउट्स का तो पता होना चाहिए। मैंने आपको भी सही, सवाल है, बच्चा कोई भी सवाल आपसे कर लेता है। ठीक पर है, क्या बच्चा पूछता है मैडम मुझे एक मसला है, वो मैं फिर सोशल स्टडीज़ का काम कर रहा था, तो मुझे वज़ीर आला का नाम है, वो आप बता दें मैडम, आपको पता ही नहीं है। सही, ठीक है ना, तो मसला ये है ठीक है, कि ये इस तरह की मैं ये वो, और उससे थोड़ा सा ना आपका पता हुँ, चलता है कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं या अपनी नॉलेज अपडेट की है। फिर दूसरे है कि लोगों ने जो अपने ज़माने में कुछ पढ़ा होता है उसी को वो कर रहे होते हैं। अभी तो देखें आजकल के ज़माने में
पढ़ाई का सबसे बड़ा जो आपका मददगार है वो आपका यूट्यूब है। आपको हर चीज़ यूट्यूब के से मिल जाती है, या आपको गूगल से हर चीज़ पता चल जाती है। हमारे ज़माने में अभी का पीएचडी करना बहुत आसान है, इसलिए कि आप वो चैट जीपीटी पे किसी पे जाए वो आपको पूरा बना के दे देगा। हमने तो जो है वो लाइब्रेरियों की खाक छानी, उसके बाद रेफरेंसेस के टेबल, तो पता नहीं क्या क्या रेफरेंसेस कार्ड्स इकट्ठे करके, उसके बाद कितने जो है वो आपने रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़ के और अपनी थीसिस लिखी। अब तो बड़ा आसान है, आप गूगल पे जाएं और सब कुछ आपको खुद ही सारा एनालिसिस भी कर देगा, हर चीज़ कर देगा। तो ये इस वक्त पढ़ना, आपको पढ़ाना और पढ़ना भी आसान हो गया है। आप कोई भी लेसन की तैयारी बड़े आराम से कर सकते हैं, और उसमें नई तहकीक हुई है साइंस में या इंग्लिश में या उर्दू में, वो आपको फ़ौरन पता चल जाएगी। लेकिन हमारे टीचर्स जो हैं वो प्रॉब्लम ये है कि घर जाके कुछ नहीं करते, वो बस जाके और अगले दिन ही आके किताब खोलते हैं और उसी वक्त जो है ना वो पढ़ के बता देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे स्कूल में प्रैक्टिस ये आम करनी चाहिए कि टीचर जो अपनी प्रेपरेशन करके आए, और वो प्रेपरेशन जब करके आएगा तो बच्चों को जवाब भी दे सकता है वो, और अपने लेसन को आसान बना सकते हैं। तो तीसरा जो है ये आपका जो अच्छी प्रैक्टिस का ये है कि आपका जो लीडर है, जो आपका प्रिंसिपल है, या आपका जो हाई हायरार्की है, जैसे आम स्कूलों में प्रिंसिपल होता है, उसके बाद एकेडमिक कोऑर्डिनेटर या वाइस प्रिंसिपल होता है, उसके बाद फिर सेक्शन का हेड होता है, उसके बाद क्लास कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फिर क्लास टीचर्स होते हैं, और फिर टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स। ये एक हायरार्की है जो चलती है। इसमें आपकी ये सारी टीम जो है ना बड़ी एक्सपर्ट होनी चाहिए, और सिंसियरिटी जो है वो टीचर्स की बहुत ज़रूरी है। इस सिंसियरिटी को कायम रखने के लिए आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सिंसियर होना चाहिए, टू दी डेडिकेटेड, आपके एजुकेशन से डेडिकेटेड होना चाहिए, कि आपका जो इदारा है उसकी ये होना चाहिए कि वो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन हो पाकिस्तान में, या कम से कम अपने इलाके में, या अपने कम से कम अपने शहर में, कि वो उसको डेडिकेशन देखें। ये हमारी जो टीचिंग है बेसिकली ये पैगम्बराना वो है जॉब, पैगम्बर वो जॉब है। हमें इसको ये नहीं है कि हमें जो है अगले पहली तारीख को तनख्वाह मिलनी है तो बस ये हमें इस तरह बस आना है, 40 मिनट हमने गुजारने हैं पीरियड के, उसके बाद निकल जाना है। अब किसी को समझ में आए या ना आए, किसी बच्चे को आता है नहीं आता, ये जो साइकी है वो आपके हायर जो हायरार्की है, हेड्स जो हैं वो अपने टीचर्स में इनकलकेट करते हैं, उनको बताते हैं, उनको बताना चाहिए। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस का भी एक हिस्सा है कि कितनी डेडिकेटेड टीम आपके साथ है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे असातिज़ा हैं लेकिन डेडिकेटेड टीम्स नहीं है, वो उनको मोटिवेट नहीं करती। सही। हमारे अच्छा सर, मोटिवेशन यहाँ जो यहाँ जी मैं एक क्वेश्चन ऐड करती हूँ। हम ना स्टेप बाय स्टेप, आपने हायरार्की का जिक्र किया तो हम स्टेप बाय स्टेप आप इसको डिस्कस कर रहे थे बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, कि जो हेड है हमारे इंस्टीट्यूट का, आपने कहा वो बेस्ट होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल है कि वो क्या चीज़ है, आप आइडेंटिफाई कर दें कि जिसको करने से एक हेड बेस्ट बन जाएगा। एक तो आपने डेडिकेशन बताई जी, दूसरा उसके ये कि वो खुद वो जो है आप बेस्ट प्रैक्टिसेस खुद करता हो। अगर वो टाइम पे आता है तो वो टीचर्स को या बच्चों को कह सकता है कि तुम भी टाइम पे आओ। अगर खुद ही वो 9 बजे आ रहा है और बच्चों को कह रहे 7 बजे आओ, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। या अपने स्टाफ को कहे कि पंक्चुअलिटी बहुत है। दूसरा उसकी जो ड्रेसिंग है, उसकी जो मतलब ओवरऑल लुक है वो भी होना चाहिए ऐसी कि वो सारे उसको फॉलो करें। देखिए एबटाबाद पब्लिक स्कूल में मैं जो प्रिंसिपल था, अरबाब शहजाद साहब उस वक्त एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, वो हमारे स्कूल में आए तो उन्होंने हमें बताया कि जी ये जो है क्या कहते हैं, मैं जब आया था 7वीं में स्कूल में तो मुझे उर्दू भी बोलनी नहीं आती थी, मैं पश्तो बोलता था। और उसके बाद मैंने जो कुछ भी सीखा है, कपड़े पहनना, बोलना, चलना, लोगों से बात करना, सारे अपने असातिज़ा से सीखे। और उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी बने, उस वक्त एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर बने अरबाब शहजाद, वहीं के पढ़े में वो आए थे हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट एनुअल डे पे। उन्होंने ये सारी बातें बताई, बच्चों को बताई कि मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं आते थे, मैं गांव से आया था। और आके मैंने सारे, तो असातिज़ा आपके रोल मॉडल होते हैं। आप रोल मॉडल हर लिहाज से बने बच्चों के, सच बोलें तो बच्चे सच बोलेंगे, आप अगर बच्चों को डॉज करेंगे तो वो भी बच्चे भी डॉज करेंगे।
यानी अगर जो आप आप कपड़े, बच्चों से चाहते हैं वो जी खुद जी हाँ, खुद प्रैक्टिकली पहले परफॉर्म करें। करें आप। आपका रोल मॉडल होना जरूरी है हम्म। हर लिहाज से, हम्म। सिर्फ पढ़ाई के नहीं, आपके चलना का, आपका स्टाइल, आपका कपड़े पहनने का, बात करने का उनसे। अगर एक टीचर एक बच्चे को झिड़क देता है और उसको गलत कोई बात कह देता है तो वो टीचर अच्छा नहीं है, चाहे जितना अच्छा मर्जी पढ़ा रहा हो। हम्म। ठीक है ना। तो वो उसकी बात करने का स्टाइल जो है वो और आजकल के बच्चे हमारे देखें, पुराने ज़माने में बच्चे असातिज़ा मारते भी थे, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब आप बच्चे को मारेंगे तो आप पेरेंट्स सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। पहले तो पेरेंट्स कहते हैं जी आप जो जो दिल चाहे करें, मतलब माहौल चेंज हो गया है। और अब वो ज़माना भी नहीं रहा कि आप मार के पढ़ाएं बच्चों को, बच्चे नहीं पढ़ेंगे मार के, बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं आप। ये भी एक प्रैक्टिस है, हमने देखा है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ कॉर्पोरल पनिशमेंट देते हैं उनको, और उसके बाद फंस जाते हैं, फिर हमें जो है जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को सारे मसाइल हल करने पड़ते हैं। वो एप्लीकेशन ऊपर तक लिख देते हैं और वो फिर एप्लीकेशन चलती रहती है। तो ये तो अच्छा, यहाँ पे लीडरशिप। आप जी क्या मशवरा देंगे ऐसे टीचर्स को? देखें, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि बच्चे क्लास में कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत समझाने के बावजूद भी मानते नहीं हैं, शरारती होते हैं। तो उनको डील करने के लिए आपके ख्याल में वो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है जो टीचर ऑप्ट करे और उस बच्चे को वो बेहतरी की तरफ ले आए? देखिए, पहली सी बात यह है कि आपको उस बच्चे को काउंसलिंग करनी चाहिए अलग। हम्म। सबके सामने अगर आप उसको कहेंगे ना, अगर आप उसको बुरा भला कहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसकी ईगो भी हर्ट होती है, उसकी वो मोरल भी नीचे जाता है। ठीक है, बच्चे शरारती होते हैं, बदतमीज़ भी होते हैं और टीचर की बात मानते भी नहीं। उसको पहले आप काउंसिल करें कि देखो बेटा, ये तुम पढ़ने के लिए जो भी आपका तरीकाकार है, अपने प्यार मोहब्बत से कुछ उसको रिवॉर्ड दे दें, कोई बात नहीं, अब तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी, बस जो भी आप करना चाहते हैं उसको रिवॉर्ड दे दें। पनिशमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, पनिशमेंट ऐसी दें कि जो कि उसके वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। जैसे पीछे खड़ा कर दें, वो अब कहेगा कि जी ठीक है, मुझे अगर पीछे खड़ा किया कि तो मैं मुझे नहीं करना चाहिए जो भी है, या जो भी, लेकिन मारने का या बाहर खड़ा कर, देखिए हमने अक्सर देखा है टीचर्स की प्रैक्टिस होती है, उनको बाहर खड़ा कर देते हैं। अब हम्म। वो बाहर खड़ा रहता होगा, ठीक है मैं तो पढ़ना तो नहीं था, मैं बाहर खड़ा हूँ, अब जो गुजर रहा है उसको देख रहा है ये वो इस हम्म। तरह। तो बात ये कोशिश, देखिए मैंने भी पढ़ाया, मैं आखिर तक पढ़ाता हूँ, अभी भी मैंने पढ़ा, अभी लास्ट ईयर भी क्लास लेता रहा हूँ। तो बच्चे ना पढ़ने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कि सब बच्चे अच्छे ही होते हैं। तो उनको आपको कैसे, एक तो आपका लेक्चर इतना दिलचस्प होना चाहिए कि बच्चा इधर उधर देख ही ना सके। मैं तो हमेशा यही, टीचर्स ये मुझसे सवाल हमेशा करते हैं जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन होता है या होता है, तो इस तरह हम ये क्या करें, इन बच्चों का क्या करें, जो आपने सवाल की, उन बच्चों को ये करें कि आप इतना अपना लेक्चर बनाएं, इतनी अच्छी अच्छा अपना लेक्चर दिलचस्प बनाए कि बच्चा कोई और काम ही ना कर सके, उसको मौका ही ना मिले। और बच्चे के साथ आपके 30 के 30 बच्चों के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता होता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। आप पॉइंट आउट करें, बेटा ध्यान करो, ये तुम्हारा वक्त कीमती, जो भी जिस तरह भी आपने समझा रहे हैं, बहुत ये फिर लंबी बात हो जाती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी क्लास की इन्वायरमेंट को आप कैसे रखते हैं। मैंने देखा है अभी भी, ये नहीं है कि मैं इतने अरसे के बाद, जो टीचर्स अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे उनकी क्लास बिल्कुल खामोश होती है, और सब बिल्कुल पक्का, बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स में यही है। हमारे जो एक्सपीरियंस टीचर हो जाते हैं, नए आते हैं, उनको भी बताना पड़ता है कि देखो आपने कंट्रोल इस तरह करना है। सर, ये आप ज़रा एक्सप्लेन करें। एक तो आपने कहा ना कि इंगेजिंग लेक्चर होने के लिए ज़रूरी है कि आई कांटेक्ट रखें। हाँ। दूसरा आपने कहा कि प्लान्ड लेक्चर होना चाहिए। इसके अलावा और मज़ीद कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि टीचर्स को बताने की ज़रूरत है कि दिस इज़ द वे टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स? जी, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझें। देखिए, मैं ये हमेशा यकीन रखता हूँ कि टीचर जब जो है वो 30, अगर उसकी क्लास में बच्चे हैं ना, उसको 30 के 30 बच्चों के बारे में पता होना चाहिए। हम्म। ठीक है ना। मेरे स्कूल, एक स्कूल में 350 टीचर्स थी, आप आज भी मुझे उनकी तस्वीर दिखाई, मैं नाम बता दूंगा आपको। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि आपको जब तक आप इनमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, 30 के 30 बच्चों के बारे में, उसकी साइकी के बारे में पता होना चाहिए कि ये बच्चा इस तरह की शरारत करता है, ये बच्चा इस तरह, ये बड़ा सबमिसिव है, ये जो है समझता है, चालाक है, ओवर क्लेवर भी है, ये बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ता है, अपने काम से काम रखता है, ये बहुत हम्म। सारे खसूसियत है। वो बच्चा, पर्सनैलिटी, उसको बच्चे की भी, उसको पर्सनैलिटी को जानना पर्सनालिटी ज़रूरी को है। आपको स्टडी करना है। बैकग्राउंड को भी। देखिए, एक उसमें एग्जांपल ये भी होती है कि अच्छी बात ये है कि एक बच्चा क्लास 3 से 4th में आ रहा है,
तो आपको जो क्लास 3 की टीचर है उससे आप उनके बारे में करें, पूछ लें यार ये तो ये आ रही मेरी क्लास में, ये बच्चा या बच्ची आ रही है, इसके बारे में बता दो, तो वो आगे लिख लें आप नोट्स के भी ये बच्चा आते पहले दिन आपको पता चल जाएगा कि ये सारे बच्चे ऐसे हैं। तो वो आप उनको जो भी इसमें आप मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव बात भी आ जाती है कि जब आप पिछली टीचर से पूछते हैं तो हो सकता है कि उसकी राय बच्चे के बारे में अच्छी ना हो, लेकिन बच्चा अगले साल में बेहतर जी परफॉर्म करो या वैसा ना हो, तो जो नया टीचर है वो एक माइंडसेट बना लेता है उस बच्चे के बारे में। नहीं, उसमें माइंडसेट बनाने का तो उसको उसने बताया ना एक ने आपको कुछ बारे में कि जब आपने उसको जज किया तो वो डिफरेंट था, या उसने चेंज कर लेते। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटी क्लासों में बहुत तंग कर रहे होते हैं लेकिन बड़ी क्लास में जाकर बड़े सोबर हो जाते हैं, और वो बच्चे नहीं रहते जो अक्सर, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में बच्चे प्ले ग्रुप से सेकेंड ईयर तक जा रहे होते हैं, तो उसमें टीचर्स हैरान होते हैं कि यार ये बच्चा तो इतना शरारती था क्लास 4 में, ये 9th में आके इतना अच्छा हो गया, पढ़ाई में भी अच्छा हो गया ये। तो वो टीचर्स वही होते हैं ना जो वो उसी एनवायरनमेंट में होते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि ये बच्चा 9th में जाके इतने अच्छे नंबर ले लिए या 10th में या आ गया फर्स्ट। तो आपके जो लीडर है उसमें एक तो जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होनी चाहिए। देखिए हमारा जो एक प्रिंसिपल जो आपका स्कूल का हेड होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे नहीं है, उसकी जिम्मेदारी पेरेंट्स भी हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है आपके असातिज़ा भी हैं, और उसकी जिम्मेदारी आपके जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो भी है, उनके मसाइल को भी देखना है। और चौथा उसकी जिम्मेदारी है जो आपके ऊपर मैनेजमेंट बैठी है उसको कैसे डील करना है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है गवर्निंग बॉडी जो है बेसिकली वो स्कूल चला रही होती है, उसके मुताबिक प्रिंसिपल उनको के मुताबिक आगे अपनी डेलीगेट कर रहा होता है चीज़ें, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म पे रखना होता है, उनको भी नाराज़ नहीं करना, टीचर्स को भी कोशिश करना है कि वो सही रहें पढ़ाई में, लेकिन टीचर्स की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। लीडर जब तक टीचर को मोटिवेट नहीं करता, अभी जिस स्कूल से मैं छोड़ के आया हूँ वहाँ पर आने वाला लास्ट फेयरवेल मेरी जब लास्ट हुई है सब सब टीचर्स रो रही थी। मैंने क्या किया है, ठीक है, मैंने उनको हमेशा उनकी मसाइल को सुना है, कोई छुट्टी किसी को चाहिए या कोई सेक्शन हेड से उसकी कोई अनबन हो गई है, उनको आराम से बिठा के उनसे उनको तसल्ली करा के मैं उनको, ये आपके प्रिंसिपल की ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत, लीडरशिप क्वालिटीज बहुत होनी चाहिए, किस वक्त पे क्या डिसीजन लेना है। आप समझते हैं कि जी एक बच्चा ऐसा है जिसको मुझे निकालने से, मैं अगर स्कूल से मैं निकाल दिया ऐसी चीज़ पे जो कि साबित हो गई है तो उससे बाकी माहौल ठीक हो जाएगा, तो निकाल दे, मैं निकाले बच्चे, ऐसे बच्चे निकाले हैं जो कि हमारे स्कूल के लिए बेहतर नहीं थे, उनको निकालने के बाद माहौल ठीक हो गया। बेशक जितना भी प्रेशर मर्जी आया लेकिन हमने स्कूल में उनको निकाल दिया, निकालने से हमें पता था कि इनको हम निकालेंगे बाकी सब ठीक हो जाएगा मामला। तो ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप और उसकी सुनने की सलाहियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे मेरे टीचर हमेशा ये कहते हैं कि सर पेरेंट्स की आप, और दूसरा है कि आपको जो बहुत अहम सतून पेरेंट है वो आपका स्टेक होल्डर है। अगर आप स्टेक होल्डर की नहीं सुनेंगे, उसको समझेंगे ये तो ऐसे हैं, मोस्टली हमारे सेक्शन हेड्स भी टीचर्स भी पेरेंट्स को बिल्कुल कुछ घास नहीं डालते। तो मेरा अगला सवाल भी बल्कि यही था, मैं चाह रही थी कि हम इस ट्रायंगल का रुख अब टीचर्स से पेरेंट्स की तरफ मोड़ दें। तो कुछ तो ये खैर टीचर्स के साथ कनेक्टेड भी रहेगा कि वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे तो चले टीचर के साथ ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो अगर वालिदैन तवज्जो नहीं देते तो बच्चा वो अपनी कारकर्दगी मेंटेन नहीं कर पाता। तो ऐसा क्या टीचर को या स्कूल को करना चाहिए कि वालिदैन के साथ बहुत अच्छा एक कनेक्शन रखें? मैंने देखा है कि बहुत से वालिदैन या तो बहुत मीक होते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आके आप पर ही जो है वो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ जाते हैं कि आप उनके सामने जवाब ही नहीं दे सकते। तो ऐसा क्या आप रास्ता इख्तियार करना चाहिए टीचर को या इंस्टीट्यूट को कि वो एक अच्छी कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ रख सके? देखिए इसमें बेसिकली टीचर को ये सबसे पहले ज़हन में रखना चाहिए कि वालिदैन जो है वो हमारे बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए बच्चे को अच्छी फीस दे के पढ़ा रहा है अपने जो वालिदैन जो है, तो वो चाहते हैं कि उसकी आउटपुट भी अच्छी हो, ठीक है ना। आप एक महंगा फ्रूट खा रहे हैं या आपको ऐसी महंगी गाड़ी चला रहे हैं तो आप चाहते हैं आपको कंफर्ट हो, ठीक है ना, कंफर्टेबल होना चाहिए ना। तो इस तरह एक अच्छे स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फीस बच्चे को दे रहे हैं आप,
तो वालिदैन चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो 7-5 घंटे 6 घंटे जो भी रहता है स्कूल में, वो उसका एक माहौल, उसकी बोलचाल, उसका तरीका चलने का वो बेहतर हो, बजाय इसके कि वो और ख़राब होता जाए। अब जहाँ तक आपने वालिदैन की बात की है, उसमें 3 तरह के वालिदैन होते हैं। एक तो बिल्कुल रिलक्टेंट होते हैं, जिनको बस क्या है कि मैंने बच्चे को भेज दिया, आपने ये भी नहीं देखा कि बच्चे के यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है, यूनिफॉर्म, किताबें कौन सी लेके जा रहा है, खाली किताब लेके जा, बैग लेके जा रहा है, या बैग में या सिगरेट की डब्बी लेके जा रहा है, या जो भी है, या जो खिलौने लेके जा रहा है, या कोई गैजेट लेके जा, कुछ नहीं होता। एक ऐसे वालिदैन होते हैं। एक ऐसे वालिदैन होते हैं जिनका ये होता है कि जी आपने उसको अच्छी तरह सब कुछ तैयार व्यार करके भेजते हैं, और वो पढ़ाई के मामले में उनको आता नहीं है कुछ, वो पेरेंट्स जो हैं वो कुछ पढ़ा नहीं सकते, बाकी सब चीज़ का ठीक होता है, लेकिन पढ़ाने में वीक होते हैं, अब खुद पढ़े नहीं लिखे नहीं होते ज़्यादा, या उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ाने का। चौथे वालिदैन वो होते हैं जो हर लिहाज से बेहतर होते हैं, और बच्चों की एक एक चीज़ पर उनकी नज़र होती है। जो बच्चा काम करके आया होता है उसको शाम को चेक भी करते हैं कि बच्चे ने पढ़ा है, क्या पढ़ा, उसको उसको पूछे कि कौन से पीरियड में तुमने क्या, ऐसे वालिदैन है। ओवर अपने बच्चे को उन्होंने रखा होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में ठीक हो। अब इन सबको एक तरह से डील नहीं आप कर सकते। वो वालिदैन जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, उनको आपको बुला के बताएं टीचर्स, और उनका उनकी उन वो जो आना नहीं भी चाहते उनको किसी तरह भी बुलाएं। नहीं बुलाना चाहते आप उनको, अब तो और व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, उनको व्हाट्सएप मैसेज करें कि जी आपका बच्चा आज किताब नहीं लेके आया था, आपका बच्चा ये चीज़ लेके आया था, इस तरह आप बेहतर करें, उनको बुलाएं। अभी मैं एक बड़ा अच्छा सा क्लिप देख रहा था, वो काशिफ, डॉक्टर काशिफ का। उन्होंने कहा कि जी वो एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो मेरे अपने बच्चे को हमारे पास लाए, दोनों मियाँ बीवी, और उन्होंने कहा कि जी ये बच्चा पढ़ता नहीं है और बहुत हमें तंग करता है, साइकाट उनके वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों, अच्छा बच्चा जो है जब आया उन साथ उनके पेरेंट्स के, तो बड़ा सूटेड बूटेड, बड़ा अच्छा, और बड़ी अच्छी तरीके से इजाज़त लेके कुर्सी पे बैठा। तो उन्होंने कहा कि देखा, उन्होंने बच्चे को ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं करता, इसको तो आता ही कुछ नहीं, पढ़ाई में हमारा टाइम पैसे भी ज़ाया कर रहा है, और ये है वो है, और हम तो बहुत तंग आए हुए हैं इससे। उन्होंने उनको दोनों वालिदैन को जो है ना, उसको पहले बच्चे को भेज दिया। ये सारा उन्होंने बच्चे की गैर मौजूदगी में बताया उनको, कि बच्चा जब बैठा ना तो उसने अंदाज़ा कर लिया कि बच्चा ठीक है। जब वो चला गया बच्चा, तो उसको बाहर निकाल दी, फिर पेरेंट्स से शिकायतें वगैरह उसकी की, फिर उन्होंने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया, उसको पेरेंट्स को बाहर निकाल के बच्चे को बुलाया। उसके बच्चे को पूछा बेटा क्या मसला है तुम्हें। कहता देखिए जी मेरी बात सुनिए, रमज़ान के दिन थे, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि केले ला दो, मैंने उनको केले ला दिए। जैसे मैं केले लेके आया, अब्बू कहीं गए हुए थे, मैं केले लेके आया, उन्होंने ये क्या तुम ले आए, तुम के लाते ही नहीं कुछ भी लेना, केला केले नहीं ला सकते, तुम इतने बड़े हो गए हो। काफ़ी मुझे ना एम्बेरस किया। मैंने कहा मैं लाया भी हूँ और वो भी है। तो वो क्या लगा, बस मुझे समझ में आ गई। मुझसे कहा मैं तुम जो आके बैठे हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम बड़े तरीके से कपड़े भी तुम्हारे भी साफ सुथरे हैं, लेकिन ये तुम्हारी शिकायत क्यों है तुम्हारे से। उन्होंने कहा जी ये मसला है कि मैं जो भी काम करता हूँ वो मुझे उसमें से निकालते हैं। उन्होंने कहा अच्छा अब तुम जाओ और मरीजों को भेजो। लड़के को कहा, उसने असल मरीज हुए हैं, उनको बुलाया, हाँ जी तुम बताओ कि क्या हुआ। उसने कहा, उन्होंने कहा जी आपके कितने के केले लगाए हुए, खराब लाया था। 6 लाया था। कितने, एक दफ़ा खराब लाता, 2 दफ़ा खराब लाता, 3 दफ़ा, 1200 1300 1500 का नुकसान हो जाता आपको, लेकिन क्या होता, आपने बच्चा खो दिया 1500 के चक्कर में, अब बाकी हो गया। तो ये बेसिकली वो पेरेंट्स को डील करने का था तरीका है। पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपनी क्लासेस अपने टीचर से, वो पेरेंट्स जो बिल्कुल रिलक्टेंट हैं उनको बुलाएं आप, उनके उनके इन टच रहें, उनको बार बार बताते रहें कि भाई आप, और जो वो पेरेंट्स जो सब कुछ कर रहे हैं और पढ़ा नहीं रहे, उनको बताएं कि कैसे पढ़ाना है बच्चे को, उसका किताबें का कैसे। और जो पेरेंट्स ज़्यादा वो हैं उन पर, उनके बच्चों पर तो आपने बहुत नज़र रखनी है, उनको हर तरह से जो है ना वो तसल्ली रखनी है उनकी। और वही आप ये देख लें कि मैं जितने साल मैंने जॉब की है, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर तवज्जो रखते हैं उन्हीं की शिकायत होती है। शिकायत वही ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको हर चीज़ का पता होता है कि क्या हो रहा है। तो टीचर्स को उनको अच्छी तरह डील करना चाहिए। तीनों को तरीकों को अलग अलग तरीके से डील किया जाता है,
और वो पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे की अच्छा चाहते हैं। कोई पेरेंट ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा बदमाश बन जाए। तो ठीक है, कुछ पेरेंट्स ने बहुत लाड किया होता है, फिर वो जब नहीं मानते पेरेंट्स या वो अपने आप को बड़े रहते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कोई बीच का रास्ता निकाल के या तो उनको कहते हैं कि कहीं और ले जाएं, फिर हम नहीं पढ़ा सकते इसको, या फिर हम ये है कि उनको कहते हैं कि जी आप हमारे लिहाज से काम करें। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कभी भी अपनी बच्चे की जो है ना वो नहीं मानते कसूर। जी सही। अच्छा, इसमें अब अभी हमने पेरेंट्स का भी जिक्र कर लिया और टीचर्स का भी कर लिया। एक ट्रायंगल में जो हिस्सा बाकी बचा वो है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं, कुछ तो हमने साथ साथ ही डिस्कस कर लिए, लेकिन कुछ उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो आपके ख्याल में वो क्या जिम्मेदारियां होती हैं, या उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कैसे दिलाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो बात यह है कि आजकल चूँकि मोबाइल जो है ना बड़ा हमारे ज़माने में तो खैर हमें कुछ पता ही नहीं था। मोबाइल ने बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो मतलब समझ लें कि बेरारमी की तरफ ले जा रहा है। एक तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि स्टूडेंट ना मोबाइल से बहुत कुछ सीख रहे हैं। वो ऐसी बातें सीख रहे हैं जो कि शायद हमें भी नहीं पता हो, और उनको मोबाइल की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें भी नहीं आती। तो एक तो मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना, स्क्रीन टाइम आप महदूद करें बच्चे का। बच्चे की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी पढ़ाई पहले है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो जो भी स्कूल में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करवाएं बच्चों को मैक्सिमम, ताकि बच्चे जो है ना उनका ध्यान उस स्क्रीन टाइम से निकल जाए। आप ये देखें बाहर के मुल्कों में एक बड़ा अच्छा सा, पता नहीं आई डोंट नो कभी आपने देखा हो या नहीं, एक डाइनिंग टेबल पे एक बीच में एक डब्बा पड़ा होता है। जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है सारे अपने मोबाइल उस डब्बे में डाल देते हैं कि इस वक्त हम ये फैमिली टाइम है, इस वक्त ये चीज़ें डब्बे में रहेंगी, डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, वो डब्बे में रहेंगी, उन्होंने हमने इस्तेमाल नहीं करना जब तक हम फैमिली में बैठे हैं या डाइनिंग टेबल में बैठे हैं या खाना खा रहे हैं। उन्होंने बीच में एक डब्बा रखा होता है, उसमें सारे माँ भी अपना मोबाइल आकर रख दी, बाप भी, बेटे बच्चे भी सारे मोबाइल अपना उसमें रख लेते हैं। सही। ठीक है। दूसरा ये है कि बच्चे स्टूडेंट को हमें पढ़ाई की अहमियत दिलानी है। अगर स्टूडेंट पढ़ाई की तरफ का तवज्जो नहीं है, देखें ये भी मैं नहीं कहता कि बच्चे को बुक वॉर्म होना चाहिए, कि बुक के अलावा उसको कुछ पता ही ना हो। ठीक है ना, उसको किताबें भी पढ़नी चाहिए। उसको अगर मोबाइल टाइम आपने दिया है तो उसको ये कह के ये साइट देखो, इसमें ये चीज़ें अच्छी हैं, ये देखा करो, ये बुक्स हैं, अब तो डिजिटल बुक्स भी आ गई जो भी है, तो रीडिंग टाइम भी होना चाहिए। उसके अलावा जो है बच्चे को अपनी पढ़ाई की अहमियत होनी चाहिए। हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स की एक और भी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स वो चाहते हैं, जो चाहते वो हैं, जो बच्चा वो पढ़े जो हम चाहते हैं। उसमें कई बच्चे जो है ना बर्बाद हो जाते हैं, उनका ध्यान नहीं होता उसकी तरफ। फिर वो क्या होता है उसमें उस सिस्टम में आ ही नहीं सकते, उस प्रोफेशन में जा ही नहीं सकते, इसलिए वो खुद दिलचस्पी नहीं होती उनकी। तो बच्चे को हमेशा पेरेंट्स को चाहिए वो करने दें जो वो खुद करना चाहते हैं। अगर वो आर्टिस्ट बनना चाहता है बनने दें, अगर क्रिकेटर बनना चाहता है बनने दें, वो अगर पेंटर बनना चाहते हैं बनने दें। आप कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप उस पेंटर को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कभी नहीं बनेगा वो, और बन भी गया तो अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसे दिलचस्पी नहीं थी ली। हाँ, मैंने जो है अक्सर ये देखा है पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते हैं और उसके बाद बच्चे बर्बाद। लेकिन वो पेरेंट जो बच्चों को अपना करने देते हैं वो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तरक्की भी करते हैं। दूसरा, बच्चों की हमें एक टाइम टेबलिंग करनी चाहिए। बच्चों को चाहिए अपना टाइम टेबल बनाएं, उसमें हर चीज़ होनी चाहिए। फैमिली टाइम भी होना चाहिए, प्लेइंग टाइम भी होना चाहिए, रीडिंग टाइम भी होना चाहिए। उस 24 घंटे को इस तरह डिवाइड करें कि स्कूल के बाद दूसरे कि बच्चे को ये चाहिए कि जो टीचर क्लास में कह रहा है उसको मुझे समझने की कोशिश करनी। अक्सर होता है बच्चे ना, मैं अक्सर अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि अगर आप नहीं आपको समझ में आ रही, आप टीचर से बाद में जाके पूछ लो। अगर क्लास खत्म हो गई और आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो बाद में जाके पूछ लो, वो आप बताएगा टीचर आपको कि सर यार मैडम ये मुझे समझ में ना आई, ये नहीं आई है, आप काइंडली मुझे समझा दें। हमेशा वही बच्चे कामयाब होते हैं। मैं बीइंग ए गुड स्टूडेंट, मैं अपने टीचर्स के पीछे पड़ा रहता था कि जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं, आप मुझे समझाएंगे। उस जमाने में कि ये मोबाइल तो था नहीं,
ठीक है ना। तो हम अपने टीचर्स के पीछे पड़े रहते थे कि जी सर ये चीज़ समझ में समझाए हमें आप, ये समझाते थे वो। ठीक है भाई, क्लास में होता है माहौल ऐसे, इतने बच्चे होते हैं, उसमें नहीं आपकी एक बात निकल गई आपके जहन से, तो आप बच्चा ये अपनी जिम्मेदारी एज ए गुड स्टूडेंट मैंने देखा है, वो बच्चे जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा टीचर्स के पीछे पीछे पड़े होते हैं और वो उनसे समझने की कोशिश करते हैं। नहीं है तो हमारे यहाँ तो आजकल वैसे रिवाज ट्यूशन की और हो गए, वो नासूर है हमारे स्कूल, तालीमी निज़ाम का नासूर है आपका ट्यूशन। ट्यूशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एक बंदे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप कहते हैं वो आएगा तो मैं पढ़ूंगा, आएगा जाएगी वो पढ़ तो मैं पढ़ूंगा, और मैं इसका, और पेरेंट्स का आप यकीन करें कि क्लास प्ले ग्रुप को भी बच्चे आप ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। पेरेंट्स प्ले ग्रुप का बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, शुरू से उसको एक डिपेंडेंट कर दिया आपने कि आप एक बंदा तुम्हें आएगा वो पढ़ाएगा, होमवर्क भी वही कराएगा, सब कुछ वो कराएगा। जब हम पूछते हैं जी आप ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं इस बच्चे को, वो इसलिए कि जी स्कूल में नहीं पढ़ाते। भी स्कूल में नहीं पढ़ाते, हमें आगे बताएं। स्कूल में आप अगर नहीं आते, अगर आप पढ़ाते नहीं है हम लोग, तो आप हमें हमारे पास आए, हम उनको टीचर्स को कैसे पढ़ाएं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, हमने पूरा ओवरऑल जब जायजा लिया तो पता ये चला कि ये एक किस्म का फैशन बन गया है। जो बच्चा ट्यूशन सेंटर नहीं जा रहा इसका मतलब है वो बिल्कुल फारिग है। हम लोगों के ज़माने में जो ट्यूशन पढ़ता था बुरा समझते थे उसको, और यार ये तो ट्यूशन पढ़ते हैं, इसको तो ये नालायक है। तो अब जो ट्यूशन नहीं पढ़ता उसको लोग कहते हैं यार ये तो उसको कुछ नहीं आता। और आप यकीन करें, जब भी अभी हमारे पिछले साल जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे उस बच्ची ने टॉप किया, उसके 1087 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100। उससे मैंने पूछा, मैंने एक दिन भी ट्यूशन नहीं पढ़ी, मैं खुद पढ़ती थी, सिपाही की बेटी थी। तो बात यह है कि आप, उसके बाप ने कहा मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ट्यूशन। तो ये नहीं है कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ने वाले जो है वो कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपने जब उसको कंपल्शन में डाल दिया। अब देखें, आप गौर करें ना कि अगर ट्यूशन पढ़ाना, आप स्कूल पढ़ से गया, फिर वो जनाब कुरान पढ़ने चला गया, कुरान पढ़ने के बाद वो आया, फिर वो ट्यूशन पढ़ने चला गया, बच्चे को क्या सिर्फ उसमें लगाया हुआ आपने। अच्छा, यहाँ एक सवाल मेरा कि बाज़ औक़ात होता है कि जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आ रही, या फिर टीचर का स्टाइल ऐसा नहीं होता कि उससे समझ आ रही हो। हमारे पास एक बच्ची आई, उसने बहुत लाइक बच्ची थी, वो टॉपर थी बच्ची, और उसने आके ये कंप्लेंट की कि एक टीचर है मेरे फ़लाने सब्जेक्ट के, और वो बहुत उनको खुद बहुत आता है और वो बहुत मेहनती भी है, लेकिन जब वो पढ़ाते हैं तो हमें समझ नहीं आती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों को भी समझ नहीं आती। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो अच्छे हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप फिर क्या करती हैं इस सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए। तो उसने कहा कि मैं फिर इंटरनेट यूज़ करती हूँ, वहाँ से सर्च करती हूँ, यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ। अभी हमने बात की स्क्रीन टाइम की भी, तो आपको लगता है कि क्या बच्चे को, क्योंकि बच्चा देखें आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, उसने इस्तेमाल तो करना ही करना है, आप उसको रोक नहीं सकते, पूरी तरह नहीं रोक सकते। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमें बच्चे को एक दे देनी चाहिए, एक रास्ता दिखा देना चाहिए कि अच्छा यूज़ करो लेकिन इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर हमें उसको पूरी तरह लिमिटाइज ही कर देना चाहिए कि जो मर्जी करो लेकिन 1 घंटा है तुम्हारे पास, जो मर्जी कर लो इसमें। देखिए ये मैंने पहले उस वक्त आपको बात कही कि बहुत काबिल जो एकेडमिकली काबिल लोग होते हैं वो अच्छे टीचर होना जरूरी है कि अच्छे टीचर हों। इन्हीं को तो यही चीज़ तो आपने ग्रूम करनी है कि आपने टीचर्स को, आपकी मैनेजमेंट जो है, आपकी लीडरशिप जो है, वो टीचर्स को उनकी कमजोरियां बताए कि भाई तुम ठीक है, तुम्हारे पे काबिलियत बहुत ज़्यादा है, तुमने बड़ी अच्छी डिग्रीज ली हुई है, बट फर्स्ट डिवीजन में सारा कुछ किया, लेकिन तुम यू आर नॉट अ गुड टीचर, आपकी शिकायत बहुत ज़्यादा है। अभी इस पिछले स्कूल में मैं जब जहाँ था वहाँ पर एक टीचर था, वो बायो का टीचर था, और जब उसका डेमो इंटरव्यू और जब कुछ हुआ, ही वाज आउटस्टैंडिंग। लेकिन जब उसने पढ़ाना शुरू किया तो वो सेक्शन हेड ने मुझे कहा कि सर ये, वो कैम्ब्रिज का टीचर था, उसने कहा सर ये नहीं सही पढ़ा रहा, आप आए। खैर मैं गया, मैंने ऑब्जर्वेशन ली, मुझे वाकई लगा कि बच्चों के ऊपर से गुजर रही है, इसलिए कि वो अपने लिहाज से पढ़ा रहा था। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा यार देखो, तुम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को थोड़ा नीचे लाओ, तुम बच्चों को, तुम अभी
अगर O level 1 के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो एमफिल का स्टूडेंट नहीं है, तुम उसको एमफिल के स्टाइल में पढ़ा रहे हो। आपने एमफिल अगर किया हुआ है तो अब जरूरी नहीं कि सामने जो बैठे उन्होंने भी एमफिल किया हो, तो आप जो है उनको उसके स्टैंडर्ड पे आके पढ़ाओ। उसको समझाया मैंने कहा मैंने खुद ऑब्जर्वेशन ली है, तुम बिल्कुल ऊपर से जा बच्चे जो है ना वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। खैर वो उसको बहुत कोशिश की हमने, फिर उसको हमने कहा कि आप रिज़ाइन कर दें क्योंकि आप नहीं आ रहे उस लेवल में। टाइम दिया उनको, चांस दिया, 2 महीने का टाइम दिया, फिर जाके ऑब्जर्वेशन ली। तो ये भी इसका हल तो है, ये आप स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, ये हल है, लेकिन ये हल फिर वही डिपेंडेंसी पे हो जाता है। हम वाई शुड हम ये क्यों ऐसा करें कि जी हम जो है वो ये कहें बच्चों को जी आप इस्तेमाल करो मोबाइल, अब ठीक है तो आप इसमें अपना लेक्चर देख सकते हो, ठीक है वो भी कर ठीक है, अगर आप चाहते हैं समझते हैं आप एतमाद करते हैं बच्चों को कि जी वही कर रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बच्चों पर एतमाद नहीं कर सकते ना। वो स्क्रीन टाइम या फिर हमको चेक करते रहे, अपने किसी भी एंगल से उनको देखते रहे कि क्या देख रहे हैं। या ये भी एक तो तरीका हो सकता है ना, जैसे बाज़ औक़ात बच्चों को ट्यूशन इसलिए भी भेजा जाता है कि पेरेंट्स इस काबिल नहीं होते कि वो उनको वो सब्जेक्ट पढ़ा सकें। जी जी तो बेहतर है कि बजाय ट्यूशन पे जाने के आप कोई भी यूट्यूब से अच्छी वीडियो निकालें और बच्चे के साथ बैठ के उसे हाँ वो देखें। ये कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें ये भी है ना कि आप वाई नॉट कि टीचर को ठीक किया जाए कि बच्चा आगे कहे कि हाँ जी मुझे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया। सही, ठीक है ना। अब मैंने अपनी लाइफ में जितना भी पढ़ाई की है, मैं जॉब भी साथ साथ कर रहा था, मैं जो पढ़ता था ना वो आके मैं उस दिन ये बच्चों को हमेशा मैं कहता हूँ, मैं इस बल्कि आपके चैनल के वसात से सारे बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा याद रखें, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 पेज पढ़ते होंगे, 3 पेज पढ़ते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते ना। 40 मिनट में कितना समझाता होगा टीचर। अगर वो सब आप आके रिवाइज कर देखें, आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे याद रहेगी, अगर 1 महीने बाद अब मैं उसको याद करने की कोशिश भूल जाऊंगा, तो वो आपके जहन नशीन हो जाती थी। तो मैं ड्यूरिंग माई एज ए स्टूडेंट मैंने हमेशा ये अपने जानना कि मैं शाम को आके जिस वक्त मैं घर आता था मैं वो सारे लेसन्स को रिपीट करता था जो कुछ पढ़ाया गया और उसके नोट्स बनाता था। फिर मैं सोता था चाहे मुझे 2 बज जाए रात को या 3 बजे, और नोट्स बना के अलग अलग सब सब्जेक्ट की कॉपियाँ थी। मुझे कभी भी इम्तिहान में तैयारी की ज़रूरत नहीं। मैंने एमएससी में 3rd गोल्ड मेडल लिया और फैकल्टी में पूरे साइंस फैकल्टी में 3rd पोजीशन ली, और अल्लाह का शुक्र है 83% मार्क्स लिए उस दौरान मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैं बस जिस दिन पेपर होता था उससे एक दिन पहले वो अपने नोट्स निकाल लेता था, सारी चीज़ें मुझे याद होती थी। यानी और साइड बाय साइड पढ़ते साइड रहे बाय ना। साइड में उसी दिन वो चीज़ जो पढ़ता था ना, आज जो फर्स्ट करें 2 क्लासें हुई हैं, 2 नहीं हुई, चाहे किसी वजह टीचर नहीं आया, यूनिवर्सिटी में तो यही होता है ना। तो आपने 2 क्लासों को अच्छी तरह पढ़ के उनके नोट्स बना ले, किताबें मेरे पास होती थी हमेशा। मेरा ये रहा है, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया सब कुछ, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म होता था मैं बुक बैंक होता था, जाके बुक बैंक में अपनी किताबें जमा करा के और अगले सेमेस्टर की किताबें पहले लेता सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं लेट की तो ये निकल जाएंगी। वो किराए पे मिलती थी किताबें, सही। उस वक्त जो बुक बैंक होता था वो किराए पे पूरे सेमेस्टर के लिए किताबें देते थे, वो मैं ले लेता था और वो सारी किताबें मेरे पास पहले दिन आ जाती थी। और मैं जब सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होता था उससे पहले ही होमवर्क कर लेता था कि आगे किस किस सब टीचर, अब फिर मुझे टीचर उसके बारे में भी पता चल गया था। अच्छा, मेरी आदत हमेशा ये रही है, मैं अपने गुड प्रैक्टिस एज ए स्टूडेंट बताता हूँ, मेरी आदत हमेशा ये रही है कि अब मुझे अगले सेमेस्टर में ये पढ़ना है और अब कौन पढ़ा रहा है, और अपने सीनियर से पूछा यार ये कैसा पढ़ाते हैं, ये टीचर की क्या आदत है पढ़ाने की। वो बता देते थे फलां फलां इस तरह पढ़ाते हैं, फलां इस तरह पढ़ाते हैं, फलां इस तरह पढ़ाते हैं। तो मैं वो ना पहले ही उसके मुताबिक किताबें खरीद के वो बुक बैंक से लेके और पहले से ही अपने पास रख लेता था। सेमेस्टर खत्म होता था मेरे पास किताबें पहले होती थी, फिर लोग ढूंढते रहते थे किताबें और टीचर और स्टूडेंट जो थे, लेकिन मेरे पास होती थी किताबें, मैं अपने नोट्स बनाता रहता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह आप वो ये कि ना अपना एम अगर आपने ये बनाया कि जी मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये एम बनाया था कि मैंने फर्स्ट आना है, मैंने टॉप करना है, तो उसके ऊपर फिर आपने गोल मैंने अचीव कर लिया अपना। बड़ी लोगों ने कोशिश की, मेरे कुछ असातिज़ा भी, क्योंकि मैं ज़्यादा आउटस्पोकन ज़्यादा था,
असातिज़ा से मतलब इस मामले में बहस करता था कि वो पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे होते थे, मैं नई चीज़ें पढ़ के जाता था। मैं उनको कहता था ऐसा नहीं है, ये आप गलत पढ़ा रहे हैं। सेमेस्टर सिस्टम में उस्ताद से दुश्मनी का मतलब है कि आपको बस फेल हैं आप। अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे उस पोजीशन से नहीं बचा सके, मैं कि मैं मेरी पोजीशन आ गई और वो देखते रहे, उन्होंने कहा कैसे आ गई तुम्हारी पोजीशन। बड़ी कोशिश की, सेमेस्टर सिस्टम में होता है, लेकिन बहरहाल वो अपना गोल मैंने अचीव कर लिया। तो स्टूडेंट का जो असल एम होना चाहिए वो जो उसने करना है उसको अपना एज ए गोल पहले से सेट कर ले। मैंने अगर पायलट बनना है तो मैं पायलट से सेट कर लूँ कि मुझे हैबिट्स पायलट की स्टडी करनी है। सही, गोल सेट करें और गोल सेट उसके लिए करें, उसके काम ऊपर करें, फिर आप काम उसके लिए करें। अगर काम आपने डॉक्टर बनना है तो आपको पता है कि डॉक्टर बनने में हमारे ज़माने में तो एंट्री सिस्टम नहीं था, अब डॉक्टर में एंट्री सिस्टम भी आ गया है। बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि देखो आप हमारे मुकाबले में ज़्यादा मसाइल में हो, आपने एफएससी भी करनी है और उसके बाद एक और आपके आगे वो हर्डल है उसे भी कि वो पास एंट्री टेस्ट को भी पास करना है। आपने अगर एफएससी में अच्छे नंबर दिए, एंट्री टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं, आप फिर रह गए। तो आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, तो उसके लिए आप तैयारी करें। हमारे बच्चे जो है वो तैयारी करते हैं लेकिन वो एंट्री टेस्ट के मुताबिक नहीं कर रहे होते। और फिर टीचर्स को मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों को, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनको शुरू से पहले दिन से आप एंट्री टेस्ट के मुताबिक पढ़ाएं, उनको एंट्री टेस्ट का भी तैयारी कराते हैं साथ साथ, क्योंकि उन्होंने वो भी चेक करना है। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो टीचर के इख्तियार में भी नहीं होते, पेरेंट्स के इख्तियार में भी नहीं, बच्चे के इख्तियार में भी नहीं। मैं एक मीम देख रही थी, बड़ी एक फ़नी सी मीम थी कि जो बच्चे के रेफरेंस है कि हमें तो स्टडी ने लूटा, जहाँ किसी में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम था। तो अब ये सिलेबस भी आपको नहीं लगता कि ये तो बच्चे के इख्तियार में भी नहीं, टीचर के इख्तियार, इतना सिलेबस आ जाता है बुक्स में कि उसको उस लिमिटेड टाइम में पढ़ाना मुश्किल है। और ऊपर से आजकल जो हालात हमारे मुल्क के चल भी रहे हैं तो बाज़ औक़ात स्कूल बंद हो जाते हैं, तो टाइम लिमिटेड टाइम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर किस तरह मैनेज किया जाए चीज़ों को? देखिए, इसमें एक चीज़ जो मैं अपने स्कूल में प्रैक्टिस करता रहा हूँ और करने की कोशिश भी की है मैंने, वो ये किया है कि स्टूडेंट टीचर्स को ये कहा जाए कि आप सिलेबस, अब चूंकि टाइम कम है और सिलेबस आपका ज़्यादा है, तो आप स्मार्ट सिलेबस बनाएं। आप वो चीज़ें जो ज़्यादातर इम्तिहानात में आती हैं आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें, टीचर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि इम्तिहानात में कौन सी चीज़ें पता होता है। जो अगर 10 साल से पढ़ा रहा है ना मैथ इसमें 9th को 10th को, उसको पता होता है कि ये चीज़ें आती हैं, तो वही चीज़ें पढ़ाएं आप। पहले वो चीज़ें पढ़ाएं, अगर टाइम बचता है तब आप जो है वो दूसरी तरफ जाएं। और आपको सबको साथ लेके चलना है। अगर छुट्टियां हो गई हैं तो उनको भी कवर करना है आपने, उसको उसी तरह आप पढ़ाएं कि आप वो स्मार्ट सिलेबस खुद डिज़ाइन कर लें। और दूसरी हमारी जो जो महकमा तालीम है उसकी, उनको भी ये देखना चाहिए कि जी जितना टाइम है, देखें जितना टाइम है उसमें सिलेबस आप कहेंगे तो 1 महीने में सारा सिलेबस खत्म हो सकता है, लेकिन बच्चे को समझ में कुछ नहीं आएगा। तो ये आप टाइम जो है उसको, इनको भी सोचना चाहिए कि कितनी किताब देखें ना। मैंने ये देखा है कि अब बीएससी की चीज़ें एफएस मैट्रिक में आ गई हैं, बीएससी की चीज़ें फर्स्ट ईयर में आ गई हैं, और एमएससी की चीज़ें सेकंड ईयर में आ गई हैं। जो हमने एमएससी में पढ़ा था वो हम सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो ये भी लोग सोचते नहीं है कि भाई आप बच्चे में रटने का या बच्चे को ना समझ के लिखने का क्या फायदा है। टाइम आपके पास कम है और आप देर ज़्यादा रहे, मतलब सिलेबस ज़्यादा दें, टीचर भी कैसे कवर करेगा, बच्चे कैसे कवर करेंगे। इससे बजाय आप स्मार्ट सिलेबस में कम हो सिलेबस, लेकिन आपको नॉलेज जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए उसकी। और हमारे यहाँ जो, अब मैं ये एक शायद बात ज़रा वो हो जाएगी, हमारे यहाँ जो सिलेबस बनाने वाले हैं उनको भी ज़्यादा किताबें लिखने वाले जो हैं, मैंने बायोलॉजी की किताब को रिव्यू किया था केपीके के 2019 में, और मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है मोबाइल के, ये जो आपके इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करके लगा दिए उन्होंने। मैंने पॉइंट आउट, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट करके उसको दिया था। बायोलॉजी की किताब सेकेंड ईयर की मैंने रिव्यू की थी 2019 में, और उन्होंने पॉइंट आउट करके दिया था कि जी ये चीज़ें जो है ये कॉपी पेस्ट की गई हैं, इनका रब्त नहीं है आपस में कोई। लेकिन वो नहीं ठीक हुई, कोई फ़ायदा नहीं, वो मेरा दिन फिर मेहनत करने का। इसलिए कि आगे जो पॉलिसीज़ हैं वो मुझे उसका इतना इल्म नहीं है कि किस तरह ये कौन सिलेबस डिवाइस करता है,
कौन ये नहीं देखता कि भाई 19 या 20 चैप्टर कैसे आपके एक 6 महीने में होंगे। ठीक है ना, ये भी तो आपको सही। विजुलाइज करना चाहिए ना कि टीचर जिन तो नहीं है या बच्चा जिन तो नहीं है जो बस पढ़ेगा और उसको याद हो जाएगा। जो हम्म। हालात हमारे मुल्क के हैं, जो हमारी छुट्टियों का रेशो है, वो बढ़ती जा रही है। मैंने अभी कैलकुलेट किया, पिछले साल सिर्फ 125 दिन जो है वो आपकी क्लासें लगी हैं, लास्ट ईयर जो 2025 साल का साल। हम्म। बाकी छुट्टियां नहीं हैं, और उसमें मुख्तलिफ छुट्टियां हैं, मुख्तलिफ वो हैं, गर्मी की वजह से भी हो गई, सर्दी की वजह से भी हो गई, कुछ हंगामों की वजह से भी हो गई, हम्म। रोड्स बंद हैं। तो ये इससे इसमें आप वो आप जो आपने 220 दिन का सिलेबस था वो 125 दिन में आपने किया, या 225 दिन का सिलेबस था, तो वो आपका जो है वो आप साल में 125 दिन आपने स्कूल खोलते हैं। सही, लेकिन आपने इसका एक अच्छा हल बताया कि टीचर को चाहिए कि वो खुद अपने सिलेबस को इस तरह डिज़ाइन करे बिल्कुल डिज़ाइन करे, कि और जो वो उसको अच्छे पता, तरीके से बच्चे को देखिए पढ़ा दे। स्कूल को टीचर को पता होता है कि ये सही। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो उसको कुछ थ्रेश कर ले। सही। चलिए हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं जो बड़ी अहम है, और मैं चाहूँगी कि इसको आप थोड़ा सा इस तरह बताएं कि हमारे, क्योंकि हमारे जहाँ पर तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो नौकरी का हसूल समझा जाता है, और कहते हैं कि अगर माशरे में इसका मकसद नौकरी का हसूल ही समझा जाएगा तो फिर हम नौकर ही प्रोड्यूस करेंगे, लीडर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वो क्या एक बता सकते हैं आपकी एक वो बात कि जिस पर अमल करने से हम लीडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि हम सर्वेंट्स प्रोड्यूस करें? देखिए बात यह है कि हमारे ये आम चीज़ है, पेरेंट्स का भी और आपके असातिज़ा का भी ये होता है कि बच्चा जो है अच्छे नंबर ले ले, और उसको नॉलेज कुछ भी ना हो, नंबर ले ले ताकि उसको नौकरी मिल जाए। मैं कहता हूँ कि अगर आपने प्लम्बर भी बनना है तो आपको पढ़ना चाहिए। हम्म। अगर आपने कोई भी काम करना है उसके लिए पढ़ाई आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें इनोवेशन ला सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें अपने कारोबार भी कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप अपना कारोबार भी शुरू कर सकते हैं, जो चलते हुए कारोबार को बेहतर कर सकते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग जिनके अबाई कारोबार हैं, उन्होंने पढ़ लिख के उन कारोबार को जो है वो बहुत हाई लेवल पे ले गए, बड़ी प्रॉफिटेबल चीज़ों पे ले गए नए इनोवेशन की वजह से। तो ये इसके लिए ये है कि हमें पढ़ाई जो है ना हर लिहाज से बेहतर करनी चाहिए। पढ़ने को पढ़ने के मकसद से पढ़ा जाए कि हमने नॉलेज लेनी है, ना कि हमने नंबर लेने हैं। हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी हमेशा मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की मुझे कभी मैंने कहा कि पोजीशन आए, अल्लाह का शुक्र है सब सेट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको कभी अब नहीं कहा कि जी तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, तुम सेकंड क्यों नहीं आए, तुमने इतने परसेंट मार्क्स क्यों नहीं लिए। हमें पता है कि हमारे तीनों बच्चे बहुत नॉलेजेबल हैं, हम्म। उनको नॉलेज कहीं पे भी आप बैठा देंगे, वो नॉलेज की कमी नहीं है उनमें। नंबरों की बेशक कमी है, लेकिन ये कि नॉलेज की कमी नहीं है। तो और अल्लाह का शुक्र है सेट भी हैं सारे। तो ये कोई पढ़ाई जो है ना, बेसिकली नंबर जो है ये दीज आर नॉट दी आपकी आपकी अच्छी नौकरी या आपकी अच्छी मुस्तकबिल का वो है। आपके आप अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा है तो आप अच्छे तरीके से अपनी पूरी लाइफ को आगे गुजार सकते हैं। नौकरी करें, चाहे आप कोई जॉब करें, चाहे आप कोई कारोबार करें, कोई इंडस्ट्री लगाएं, आपको हर जगह पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमें और दूसरी बात यह है कि पढ़ाई से पढ़े लिखे आदमी में और एक जाहिल आदमी में फ़र्क आपको उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा। तो पढ़ाई आपको बेसिकली सिर्फ नौकरी नहीं दिलाती, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाती है, एक गुड सिटीजन भी बनाती है, जो कि हमारे स्कूलों में जो है ये सिखाया जाता है ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग पेरेंट्स स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरी है। हम तो इवन ये भी मैं कहता हूँ पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग करें, उनको भी समझाएं कि बच्चे के साथ कैसा सलूक करना है। कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को इतना मारते हैं पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल पढ़ाई से बागी हो जाते हैं। तो ये भी पेरेंट्स की भी ग्रूमिंग ज़रूरी है, बच्चों की ग्रूमिंग भी ज़रूरी है, और टीचर्स की सबसे पहले टीचर्स की ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले जो है टीचर्स का अगर ग्रूम होगा तो आपकी सारा सब कुछ पूरा माशरा ग्रूम हो जाएगा। हमारे टीचर्स की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, और जो कि बहुत ज़्यादा कमी है हमारे इस माशरे में टीचर्स, ग्रूम्ड टीचर मिलने का। सही। सही। थैंक यू वेरी मच सर, आपका आपकी बातों का और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम से हमने ये सीखा कि बेस्ट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या प्रैक्टिसेस के लिए
हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत है और इस ट्रायंगल में हमारे पास टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। और अगर हम किसी भी सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल में मौजूद हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमेशा हमारी बेहतरी के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता है। तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस पे कमेंट कीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपकी बातों का जवाब दे सकें। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।